वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा पुराना टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, उनको लिखने के 6 रूल्स और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हमने 6 पढ़े थे और 3 पढ़ना बाकी है। और जो केमिकल रिएक्शंस है उनको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो आज हम ये वीडियो में 3 टॉपिक पढ़ेंगे टोटल, जैसे कि एक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन, फिर दूसरा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्स रिएक्शन, और फिर करोजन। और लास्ट में मैं आपको कुछ केमिकल्स और उन केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, क्यों वो एनवायरमेंट के लिए अच्छे हैं, ऐसे सब हम बात पे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। तो फैक्टर्स टोटल 5 है। तो उसमें से फर्स्ट है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है वो जो खुद से रिएक्ट होते हैं, फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो जो रिएक्टेंट्स है उनका नेचर। अभी हम फैक्टर्स क्यों लिखते हैं, फैक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो फैक्टर्स को पढ़ने के लिए हमें रेट ऑफ केमिकल सीखना पड़ेगा। रेट यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी क्या, तो केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है, कौन से रेट पे हो रहा है, तो इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट और कितना स्लो हो रहा है, और कितना फास्ट कितना स्लो क्यों हो रहा है, उसको कहेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शंस। तो टोटल 5 है। फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द रिएक्शन। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कैसे अपना रोल प्ले करता है, तो वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो रिएक्टेंट होता है उसका नेचर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लेस रिएक्टिव और दूसरा होता है मोर रिएक्टिव। जो लेस रिएक्टिव होते हैं एलिमेंट्स, वो रिएक्ट जल्दी नहीं होते, वो स्लोली रिएक्ट करते हैं। और जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। तो जो सबसे लो रहता है, जिसका लो रिएक्टिविटी है, वो है कॉपर। कॉपर एकदम स्लोली रिएक्ट करता है, इसलिए उसको लेस रिएक्टिव कहते हैं। और सबसे मोर रिएक्टिव का अगर एग्जांपल दूं तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। और एल्यूमिनियम ही क्यों, सोडियम सोडियम जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है। अभी मैंने पार्ट 1 में भी एक एग्जांपल लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस एस्केप हो जाता है। ये हमने एग्जांपल बहुत बार लिया। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हीट नहीं देंगे तो स्लोली रिएक्ट करता है, तो इसका नेचर लेस रिएक्टिव है। इसका जो नेचर है वो लेस रिएक्टिविटी है। और इसके अभी मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन सोडियम जो है वो अगर उसको एयर में एक्सपोज करेंगे तो ऑक्सीजन से एकदम इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। हम लोग एकदम आंख झपकते, मतलब जैसे हम सोडियम को एयर में लाएंगे तो वो फटक से रिएक्ट करता है, तो इसलिए उसको हाई रिएक्टिविटी कहते हैं। तो आपको एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कैसे है। तो फैक्टर्स में फर्स्ट है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये आपको क्लियर हुआ। फिर सेकंड है साइज ऑफ द रिएक्टेंट्स। साइज ऑफ द रिएक्टेंट्स भी मैटर करता है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो सॉलिड है। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो सॉलिड है तो उसका कोई शेप रहेगा। अभी सपोज ये चौक है, अभी मैं इसके ऊपर वाटर डालूंगा तो ये थोड़ा डिजोल्व होने लगेगा वाटर में। तो वाटर किसके ऊपर, या ये पोर्शन में और ये पोर्शन में एक्ट करेगा, मीन्स इसका सरफेस वॉल्यूम पे, सरफेस एरिया पे एक्ट करेगा। अगर मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर दूं तोड़ के, तो अभी वाटर इस पे और इस पे रिएक्ट करेगा। मतलब जो सरफेस एरिया था वो बढ़ गया। अगर मैं उसको और टुकड़े करूंगा तो और उसको सरफेस मिलेगा, और जितना ज्यादा उसको वाटर को रिएक्ट करने के लिए सरफेस मिलेगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा। मीन्स साइज भी इंपॉर्टेंट करता है रिएक्ट करने का। अगर हम लोग ने एक ब्लॉक लिया, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका पीस लिया बड़ा एकदम, और वो डिजोल्व करने जाएंगे तो जल्दी डिजोल्व नहीं होगा। अगर उसका ही पाउडर लेंगे तो जल्दी डिजोल्व होगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए द साइज ऑफ रिएक्टेंट इज
इनडायरेक्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होता है उसके रेट पे। तो अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे तो साइज ऑफ द रिएक्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ रिएक्शन। जितना छोटा साइज उतना फास्ट रिएक्शन, और जितना बड़ा साइज उतना स्लो रिएक्शन। तो हमारा जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर साइज ऑफ द रिएक्टेंट्स, वो क्लियर है। अभी थर्ड आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने पार्ट 1 में और अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे एग्जांपल दिए, तो उसमें से एक कैल्शियम कार्बोनेट था। कैल्शियम कार्बोनेट लो टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा, उसके लिए टेम्परेचर उसको हाई चाहिए, इसलिए हम उसको हीट देते हैं। तो एक हीट है, टेम्परेचर है, हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर ही एक फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो केमिकल रिएक्शन जल्दी होता है, टेम्परेचर कम रहेगा तो कम होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट में वीडियो में बोला था कि मैं लास्ट में आपको कुछ केमिकल रिएक्शन के फैक्ट्स बताऊंगा, तो मैं अभी बता देता हूँ। अगर हम कुछ वेजिटेबल्स फ्रूट्स लाते हैं तो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में 5 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो जो एंजाइम्स होते हैं, कैटेलिस्ट मतलब जो कैटेलिस्ट होते हैं वो जो रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो जो बायो कैटेलिस्ट होते हैं, मतलब हमारे बॉडी के कैटेलिस्ट होते हैं, उन्हें एंजाइम्स कहते हैं। और वो एंजाइम्स बॉडी में होते हैं, ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। तो जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसमें भी रहेंगे एंजाइम्स। तो एंजाइम्स स्लोली रिएक्ट करते हैं, इसलिए कोई भी फ्रेश रहते हैं रेफ्रिजरेटर में। तो ये एक फैक्ट था। और फिर टेम्परेचर आपको समझ में आया कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। फिर फोर्थ है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो आप सबको पता ही है, अभी मैं कब से बोल रहा हूँ कैटलिस्ट कैटलिस्ट। तो हमें पहले से ही पता है कि कैटलिस्ट जो रहता है वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन वो उसके प्रेजेंस से ही केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो मैं आपको कैटलिस्ट का अगर एग्जांपल दूं तो मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैं ऊपर के रफ कर देता हूं और एक एग्जांपल वहां पर लिखता हूं कैटलिस्ट के लिए। और क्या है हमारा केमिकल रिएक्शन, तो 2 पोटेशियम क्लोराइड, रिएक्शन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, हाँ, 2 कैल्शियम O3। अगर ये ऐसे ही नॉर्मली रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होता है 2KCl+O2 और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। अगर ये नॉर्मली जब रिएक्ट होगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा, तब उसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम यहां पर मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये कैटलिस्ट अगर इस्तेमाल करें, मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये रिएक्शन जो है स्पीड अप हो जाता है। वैसे ही अगर H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर इसमें हम लोग ने MnO2 डाला यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो ये वाटर जल्दी फॉर्म होगा, प्लस ऑक्सीजन भी लिबरेट होगा। अगर ये मैंगनीज डाइऑक्साइड जो पाउडर है वो अगर हम नहीं डालते तो ये स्लो रिएक्शन होता। तो आपको समझ आया कैटलिस्ट। अभी लास्ट जो फैक्टर है उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेट है या डाइल्यूट है। सपोज एक एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक एसिड है, एसिड यानी उसके अंदर अगर हम पानी डालेंगे, अभी सपोज एकदम प्योर फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है और उसमें हम पानी डाला तो एसिड प्लस वाटर, जब वाटर मिक्स होता है उसमें तो वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी उसका जो पावर है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा एसिड का, रिएक्टेंट का, तो जितना फास्ट रिएक्शन होगा। अगर हम देख लें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैल्शियम कार्बोनेट पे जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो कैल्शियम कार्बोनेट जल्दी डिसॉल्व होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप हो जाएगा जल्दी। लेकिन अगर जो है HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो अगर डाइल्यूट है तो वो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, फिफ्थ पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये 5 पॉइंट्स थे
जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, फिर टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये 5 चीजें जो ये फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर होता है और हम सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स। तो ये भी टाइप्स के रिएक्शन है जो मैंने पहले नहीं लिए थे क्योंकि आपके सिलेबस में भी पहले नहीं दिए हैं, इसलिए मैंने भी बाद में लिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी क्या, जो रिएक्टेंट है अगर वो ऑक्सीजन गेन करता है, अगर रिएक्शन यहाँ पर रिएक्टेंट है, एलएचएस में प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो वो प्रोडक्ट को अगर ऑक्सीजन मिलता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर अभी रिएक्टेंट के पास हाइड्रोजन है, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन चला जाता है, मतलब डोनेट हो जाता है, तो भी उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब इन अ रिएक्शन व्हेन एलिमेंट gains oxygen or loses hydrogen is called as oxidation reaction। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ये 2 मैग्नीशियम प्लस O2, इसका आंसर आएगा 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और यहाँ पर मैग्नीज जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। वैसे ही और रिडक्शन भी होता है, और इसका एग्जांपल रिडक्शन का भी मैं दूंगा, लेकिन रिडक्शन का पहले आप पूरा कंस्ट्रक्शन समझ लो कैसे होता है। तो रिडक्शन में इसका ऑपोजिट होता है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन लूज होता है और हाइड्रोजन गेन होता है। मतलब इन अ रिएक्शन व्हेन अ एलिमेंट लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। तो उसका भी एक एग्जांपल है, सपोज एक CH3 और CH3, ये है इथेन। अभी ये सब आपको इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, ये सब आपको 9th चैप्टर में आएगा। अगर ये इसमें से, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सॉरी मैंने रिडक्शन में ले लिया, इधर गया, हाँ, ये मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ये जो है उसका रिएक्ट होगा और हमें 2 मिलेगा, मतलब 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये H2 और ये H2 यहाँ पर, सॉरी कैमरा, तो ये लाइट सामने आ रहा है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन अभी बैलेंस में टाइम नहीं है बैलेंसिंग का। तो अगर जो रिडक्शन रिएक्शन है उसका डेफिनेशन है, अभी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, दोनों का कंबाइन होता है, दोनों में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है और रिएक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। तो उसका एक एग्जांपल देता हूँ, रिडक्शन का भी इसमें एग्जांपल दूंगा क्योंकि जो आपके बुक्स में है वो थोड़ा आपको समझने में डिफिकल्ट होंगे। तो ये CuO प्लस S सल्फर है, अगर इसका रिएक्शन होगा तो CuS होता है प्लस O, नहीं यहां पर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं और इजी रहेगा, ये कट कर देते हैं, पूरा वापस लिखता हूं CuO प्लस H2, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है, सल्फर निकाल दिए। अभी ये जो कार्बन कॉपर है ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करेगा। तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो यहां पर रिडक्शन हुआ, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो इन दोनों का जो मिक्सचर पूरा, इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सॉरी मैंने रिडक्शन का रिएक्शन आपको पहले नहीं बताया क्योंकि मैंने पहले उसको नोट नहीं किया था और रिडॉक्स रिएक्शन में समझा दिया, तो ये समझ लेना। फिर एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो एजेंट रहते हैं वो हमारा काम इजी कर देते हैं।
जैसे टिकट निकालना हो और एल्स सब काम, तो यहाँ पर भी एजेंट आते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, उसमें क्या रहता है कि जो एलिमेंट्स रहते हैं, कंपाउंड रहते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक एग्जांपल है यहाँ पर CH3CH2C नहीं OH, ये इथेनॉल है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है यानी इथेनॉल। और इसको हम रिएक्ट करवाएंगे और ये एज ए कैटलिस्ट हम यहाँ पर रखेंगे KM, के कैपिटल M, सॉरी, इसका मैं नाम बता दूंगा, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। KMN नहीं लेते हैं, इसके जगह हम दूसरा लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड था, हम पोटेशियम K2Cr2O7 H2SO4, इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये कैटलिस्ट है और ये जब रिएक्ट होता है तो क्या होता है, CH3, और ये जो है ये इसको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन गेन करवाता है, तो यानी ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका आगे का CH3COOH, ये H निकल जाता है, O इधर आ जाता है, तो ये इसके वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये है एसिटिक एसिड जो विनेगर में रहता है। तो ऐसे कई सारे हैं, जैसे कि ये एक था पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम मैंगनीज डाइऑक्साइड KMnO2 H2SO4 फिर और एक है H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और भी है O3 यानी ओजोन। तो ये सब एक पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में क्या कहा था कि ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन गेन हो, हाइड्रोजन लूज हो, तब ऑक्सीडाइज। लेकिन और एक इसमें क्राइटेरिया आता है, वो अब मैं आपको दिखाता हूं, पहले मैं लिख लू 2KMnO4 प्लस 10FeSO4 प्लस 8H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस सल्फेट। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा आता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 5Fe2SO4 थ्राइस। ये बहुत बड़ा रिएक्शन है, मैंने खुद से नहीं निकाला है, ये पहले से बुक में था। तो इससे हमें ऑक्सीडेशन संबंध है, ये पूरे में से हमें इससे और इससे लेना देना है। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये 2FeSO4 से हमें मिलता है Fe2SO4 थ्राइस। ये Fe का 2 है, मतलब Fe 2 है और 2 Fe है हमारे पास, और यहाँ पर ये वैलेंसी है इसका, और इसका वैलेंसी 2+ है, क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो ये जो Fe2+ से हमें Fe3+ मिला, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हमें मिलता है Fe3+। तो इसको बोलते हैं फेरस और इसको बोलते हैं फेरिक। जब कोई रिएक्शन में एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, और कोई रिएक्शन में एलिमेंट्स जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तब रिडक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स से भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का और रिडक्शन रिएक्शन का पता चलता है। तो यहाँ पर हमारा
सेकंड टॉपिक यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स खत्म होता है और करोजन पार्ट आता है। तो करोजन जो है वो ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है। करोजन मतलब क्या, जब फेरस जो होता है वो ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो करोजन में क्या होता है, करोजन जो रेडिश ब्राउन कलर का जो लेयर उस पे आ जाता है आयन पे, उसको करोजन बोलते हैं और उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में रेड कलर्ड हाइड्रेटेड ऑक्साइड भी कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला Fe2O3.XH2O, मतलब उसमें वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है और आयन भी है। तो ये जो करोजन का पूरा हम प्रोसेस पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। तो एनोड रीजन में क्या होता है, एनोड रीजन पे जो Fe होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। डोनेट मतलब लूज हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है, Fe2+। Fe2+ क्यों, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स ज्यादा बढ़ गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, ऑक्सीडेशन होता है और ये है फेरस। अभी कैथोड रीजन पे क्या होता है, ये एनोड ये कैथोड। कैथोड रीजन पे ऑक्सीजन है ना वो रिड्यूस होता है। ऑक्सीजन रिड्यूस कब होता है, जब उसको हाइड्रोजन मिलता है। तो ये H2O बन जाता है, मतलब ऑक्सीजन गेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गेन्स हाइड्रोजन, और जब भी हाइड्रोजन गेन होता है तब बनता है वाटर। अभी क्या करते हैं, ये जो है वो माइग्रेट होके यहाँ पर आ जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है, Fe2+ से Fe3+, Fe2+ से Fe3+, और ये Fe3+ वाटर से रिएक्ट करते हैं। वाटर से रिएक्ट होने के बाद फॉर्म होता है Fe2O3.H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस। तो हमें लास्ट में ये मिलता है करोजन, मिला करोजन। तो ये आपके बुक में दिया है कैसे ऑक्सीडेशन होता है और ये करोजन है। और लास्ट का एक रेंसिड जो है, रेंसिड मतलब क्या, कि जब भी ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। जब ऑयल होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसमें कुछ स्मेल आ जाता है, स्मेल हो जाता है, उसमें कुछ फाउल गंदा स्मेल आता है। तो उसका तब क्या बोलते हैं, ऑयल रेंसिड हो गया है। और उसमें जब कोई जो फूड अगर हम उसमें फ्राई करेंगे तो फूड में भी वही आता है स्मेल, और इस ये प्रोसेस को कहते हैं रेंसिड, और उसको पूरे को रेंसिडिटी भी कहा जाता है। और इसको रोकने के लिए हम या तो एयरटाइट कंटेनर्स में प्रिजर्व करके रखते हैं, या फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एजेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं, और एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करवाते हैं। तो ऐसे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसमें ऐड कर देते हैं। ये पूरा रेंसिड है। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपके लास्ट पेज पे 3rd लेसन के। और केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो जो एनवायरमेंट में के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारे हर एक चीज होता है वो केमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी में भी कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से एनर्जी जो बनता है, उसमें भी कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और जो उनमें स्पीड्स अप करते हैं कैटलिस्ट, जिनको हम एंजाइम्स भी कहते हैं। और एनवायरमेंट में भी जो फूड जो रॉ से राइप होता है, मतलब कच्चे से पक्का फूड फ्रूट जो होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन से ही होता है। तो इस तरह केमिकल रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।